हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि 26 जुलाई को यूपीएससी का एग्जाम है, तो अब समय है कि हम उन टॉपिक को पढ़ें जिनसे क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांस हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है बीपीएससी का पीवाईक्यू। आज हम वही कवर करेंगे जिसमें 71वीं बीपीएससी तक सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम बिहार स्पेशल की क्लास देखेंगे जिससे एवरेज हर साल 15 से 18 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। द क्लास और इसके बाद आने वाली सब क्लास एक एक सब्जेक्ट को फोकस करेंगी। जैसे आज हम हिस्ट्री की क्लास को देखेंगे जिसमें 38वीं बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इतिहास। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल स्थल से नौ पाषाणिक संस्कृति प्रकाश में आई। भारत की किसी नदी घाटी में खोजी जाने वाली यह प्रथम नौ पाषाणी पुरास्थल है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारण जिले। ठीक, इसको हम इससे क्लियर करेंगे। दूसरा दूसरा फैक्ट है चीनी यात्री इत्सिंग जब 37 वर्ष की आयु का था तो वो भारत आया था। 671 पीरियड में आए थे। ठीक है, 671 में ईस्वी में आया था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार को विजित किया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार को तहस नहस कर दिया। अतः बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? अगर पूछेगा प्रश्न तो होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी था। तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिर में बिहार में बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ से हमें मिनाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी का भी एक सेट मिल गया और इसी बुक में हमें बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में जानकारी का वर्णन भी मिलता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम चक शासक यूसुफ शाह चक थे। तो यह भी एक फैक्ट है कि कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? तो यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद नालंदा में इन्हें दफनाया गया। तो अकबर के समय किसे निर्वासित किया गया था? तो मुस्लिम शक शासक यूसुफ शाह चक। निर्वासन के बाद इनकी मृत्यु जब हुई तो इन्हें दफनाया गया नालंदा। सरफुद्दीन अहमद का जन्म 1263 ईस्वी में मनेर शरीफ पटना में हुआ था और मृत्यु 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। सरफुद्दीन मनेरी फिरदौसिया सिलसिला के सूफी संत हैं। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सदी है। तो यहाँ पे हमें दो फैक्ट पता चल गया कि सरफुद्दीन अहमद का जन्म जो हुआ था वो मनेर शरीफ पटना में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी तो बिहार शरीफ। ये किस सिलसिला से संबंधित है? तो फिर दौसिया सिलसिला से। इन्होंने एक भाष्य लिखा था जो कि एक अरबी कृति थी अदब उल मुरीदीन। इनकी प्रसिद्ध कृति जो थी वो थी मकतूबात ए सदी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेर शाह ने। डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। तो 1632 ईस्वी में इसने फैक्ट्री की स्थापना की पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में, तो डचों ने। ये भी हम देख लेंगे कि इनकी रुचि क्या थी। तो सूती वस्त्र में चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थे। 1773 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। तो किस सन में किया गया बंगाल सूबा में विलय बिहार का? तो 1773 ईस्वी में। बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1773 ईस्वी में अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार, जो कि डिप्टी गवर्नर होता था, बनाया। तो 1773 ईस्वी में अलीवर्दीन खां को बिहार का नायब सूबेदार भी बनाया गया। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ। ये सब पीवाईक्यू के ही प्रश्न है जो पूछे गए हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व का निर्धारण करना। अब यहाँ पे एक बात देख लेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट है क्या। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। यही व्यवस्था 22 मार्च 1793 में स्थायी कर दी गई, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया है। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। तो ये रायबरेली जिले यूपी के। 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। तो पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में 1767 से 1802 ईस्वी तक चला था। तो इसका ये पीरियड है 1767 से 1802। इसका पीक जो समय था वो था 1798 से 99 ईस्वी में अपनी चरमावस्था पर था। कोल विद्रोह 1831 से 32 के पीरियड में चला था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। 1855 में संथालों ने मेजर बरो, जो कि अंग्रेज कमांडर था, को हराया था।
पूछ देगा कि अंग्रेज कमांडर उस समय कौन था जिसे संथाल में हराया था, वो था मेजर बारो। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हो ने। भागलपुर राजमहल, जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ये भागलपुर राजमहल जो कि वर्तमान में झारखंड में है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका जन्म हुआ था 1875 में उलिहात गांव में। 1895 ईस्वी में इन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो की जगह सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा। इस दौरान 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया तथा जून 1900 में जेल में इनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा द्वारा अपने कथित सेना के कुशल संचालन के लिए गया मुंडा को बिरसा दल का मंत्री और सेनापति बनाया गया। तो सेनापति कौन थे? तो गया मुंडा। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा भोजपुर जिला से संबंधित है। इन्हें बिहार का सिंह माना गया है। तो कुंवर सिंह का क्षेत्र क्या था? तो आरा। वो आरा से संबंधित थे। इन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई बेट बेगारों पर। तो किस पर रोक लगाई थी? तो बेट बेगारों पर। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 में किया गया था। इसका मुख्यालय पटना में था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वो था 1908, जिसका मुख्यालय पटना था। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया। तो कब प्रयास किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908। कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर। सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की पटना में? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये पूछ सकता है कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने किस वर्ष में की, कहाँ किया? तो वर्ष 1913 पटना में। ये सभी पीवाईक्यू के ही फैक्ट है। कांग्रेस का 27वां वार्षिक अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर द्वारा की गई थी। तो 27वां वार्षिक अधिवेशन 1912 पटना के बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चितरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। तो गया में कांग्रेस सम्मेलन के जो अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास। किस वर्ष में? तो 1922। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सन देख लेंगे हम लोग। तो 9 से 10 अप्रैल 1909 भागलपुर में। तो किसका सम्मेलन था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन। बाबा ठाकुर दास ने वर्ष 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो किसने किया था? तो बाबा ठाकुर दास। वर्ष 1906 से 7 पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए प्रांत का गठन किया गया। पहले ये बंगाल में शामिल था, बिहार एवं उड़ीसा। उसके बाद से 22 मार्च 1912 को एक उद्घोषणा की गई, जिसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार एवं उड़ीसा को अलग किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों को अलग हुए दोनों पृथक प्रांत रूप में अस्तित्व में आए। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग प्रांत रूप में आए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को प्राप्त हुआ। और ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की नेता थी, 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके। तो प्रश्न पूछ सकता है कि एनी बेसेंट ने बिहार में कब यात्रा किया था? तो 1918। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गाँव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे? तो पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक गाँव के। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो उनका नाम था बटक मियाँ। बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था।
इसे ही हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। 3/20। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। तो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए इन्होंने वकालत छोड़ दी थी और राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने ही पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो वो कौन नेता थे? जयप्रकाश नारायण। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। स्वामी विद्यानंद कहाँ के नेता थे? तो ये बिहार के एक किसान नेता थे। बिहार के छपरा में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो राहुल सांकृत्यायन किस आंदोलन में सक्रिय थे? तो असहयोग आंदोलन में। किस समय? तो 1920 में। और किस क्षेत्र में बिहार के? तो बिहार के छपरा में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरला देवी ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो स्वामी सहजानंद ने 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना किया। फिर वर्ष 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके वे प्रथम अध्यक्ष बने। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी। किनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में, जिसमें बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये यहाँ पे आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये लिखने में थोड़ा गलत हो जाता है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व फणींद्रनाथ घोष ने किया था। तो फिरोज शाह कोटला मैदान ये तो सबको पता है, कहाँ पर है? तो दिल्ली में। कब? तो 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक हुई थी। इसमें बिहार के जो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था वो थे फणींद्रनाथ घोष। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। तो जगजीवन राम ने बिहार में रविदास सभा का गठन कब किया था? तो 1928 में। ये भी पूछ सकता है कि बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गुरिल्ला कार्रवाई के लिए एक सशस्त्र दस्ता संगठित किया, जिसका नाम था आज़ाद दस्ता। किसने गठन किया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। श्याम नारायण सिंह बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले अग्रणी कार्यकर्ताओं में से एक थे। तो उनका क्या नाम था? श्याम नारायण सिंह। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ये तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इस फैक्ट को। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो कब हुआ था स्थापना? 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर। इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। बिहार की कार्यानंद शर्मा, जो कि वामपंथी नेता थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा को किस वामपंथी नेता ने लोकप्रिय बनाया था? तो वो थे कार्यानंद शर्मा। ठीक। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ ने। महादेवलाल सर्राफ ने कहाँ पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो भागलपुर। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो चौकीदारी कर बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में देने से मना कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे तथा शाही बाला राय इत्यादि महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये सभी लोग किस सत्याग्रह में भाग लिए थे? तो नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भागीदारी किया था इन्होंने। तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे और शाही बाला राय। ये लिखते वक्त गलत हो गया है, इसको मैंने सही कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया था। तो 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा।
सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। तो फूलन प्रसाद वर्मा का संबंध किससे? तो बिहार समाजवादी पार्टी के गठन से। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1934 में हुआ। इसके गठन में जयप्रकाश नारायण की प्रमुख भूमिका थी। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक वर्ष 1934 में बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। तो किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के पटना में। वर्ष 1938 से 39 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह, जिसे अम्बारी किसान आंदोलन भी कहते हैं, का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। वर्ष 1938 से 39 में के बीच अम्बारी सत्याग्रह। वर्ष 1937 से 38 के मध्य बिहार में बकासत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बकासत आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। और किस वर्ष में? तो 1937 से 38 के मध्य बिहार में। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय रंगनाथ शर्मा उर्फ रघुनाथ शर्मा को 17 अगस्त 1942 को पुलिस के द्वारा गोलियों से मार दिया गया था। तो इनका नाम क्या था? तो रंगनाथ शर्मा उर्फ रघुनाथ शर्मा 1942 में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय। श्रीकृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्रीकृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र सुखी पटना लाए गए। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण नवंबर 1942 में दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए। तो प्रश्न बनेगा कि 1942 में दीपावली के दिन किस जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे? तो उत्तर होगा हजारीबाग जेल से। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, शिव कुमार और वो रामानंद थे। सीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। तो सीलभद्र याजी। पटना कॉलेज 1863 में स्थापित हुआ था। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो हमने बिहार स्पेशल के जो हिस्ट्री के टॉपिक थे उन्हें कवर किया है। आगे इसी तरह की क्लास को और देखने के लिए आप प्लीज़ इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।